बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। गोइंग टू स्टार्ट विद NSAIDs, ऑर्टिकॉइड्स, गाउट और ब्लड। क्वेश्चन नंबर 1 है, एक 60 साल का आदमी, उसको MI हुआ है। MI के बाद डॉक्टर ने उसको एस्पिरिन प्रेस्क्राइब किया है। एस्पिरिन का मैकेनिज्म ऑफ एक्शन बताना है और दूसरे NSAID से कैसे डिफर कर रहा है ये बताना है। लो डोज के ऊपर एस्पिरिन जो है वो इरिवर्सिबली इनहिबिट करता है थ्रोम्बोक्सिन की सिंथेसिस को। थ्रोम्बोक्सिन जो है वो साइक्लोऑक्सीजनेस पाथवे से बनता है। साइक्लोऑक्सीजनेस जो एंजाइम है उसकी एसिटाइलेशन कराता है एस्पिरिन, जिसकी वजह से हमारे पास थ्रोम्बोक्सिन नहीं बन रहा। थ्रोम्बोक्सिन नहीं बन रहा, प्लेटलेट जो है वो कोगुलेट नहीं करेंगे, एंटीकोएगुलेंट इफेक्ट आएगा, प्रोलॉन्ग ब्लीडिंग टाइम होगा। दूसरे NSAIड्स के अंदर एंटीपायरेटिक और एंटी इंफ्लेमेटरी इफेक्ट्स आते हैं। एडवर्स इफेक्ट्स करने हैं NSAIड्स के। NSAIड्स की वजह से एस्थमा हो सकता है, सेलिसाइलिज्म हो सकता है, इडियोसिंक्रेसी, पेप्टिक अल्सर डिजीज और राइस सिंड्रोम। सेलुलर टारगेट बताना है एंटीप्लेटलेट एक्शन ऑफ एस्पिरिन। एस्पिरिन जो है वो साइक्लोऑक्सीजनेस एंजाइम पे एक्ट करता है। एडवर्स इफेक्ट्स के अंदर GIT डिसऑर्डर होता है, जिसमें GIT का अल्सर हो सकता है, गैस्ट्राइटिस हो सकता है, ब्लीडिंग हो सकती है, सेलिसाइलिज्म में टेनिटस हो सकता है और हेयरिंग डिक्रीज हो सकती है। ब्रोंको कंस्ट्रिक्शन से एस्मा हो सकता है। हाइपरसेंसिटिविटी में नोज पोलियप्स और रेनाइटिस हो सकता है। राइस सिंड्रोम में एनकेफेलोपैथी हो सकती है। एंटीप्लेटलेट की वजह से इफेक्ट की वजह से ब्लीडिंग टाइम इंक्रीज हो सकता है। नेक्स्ट है लो डोज पे एस्पिरिन का रैशनल बताना है। सेम वही है, एस्पिरिन जो है वो इरिवर्सिबली थ्रोम्बोक्सिन की सिंथेसिस को इनहिबिट करेगी बाय एसिटाइलेटिंग साइक्लोऑक्सीजनेस, जिसकी वजह से हमारे पास इफेक्ट आएगा प्रोलॉन्ग ब्लीडिंग, और ये पोस्ट MI प्रोफाइलेक्सिस के लिए यूज होता है ताकि दोबारा से हार्ट अटैक ना हो। नेक्स्ट है नेम लो मॉलिक्यूलर वेट हैपरिन्स। हैपरिन्स के अंदर एनॉक्साप्रिन है, डेल्टापिरिन है, टेनाजापिरिन है। पैरिन, एनॉक्सापैरिन, डेल्टापैरिन और टेनाजापिरिन। व्हाट इज द ट्रीटमेंट ऑफ हैपरिन ओवरडोज? अगर हैपरिन ओवरडोज हुआ है तो उसका ट्रीटमेंट क्या है या एंटीडोट? प्रोटामीन सल्फेट। प्रोटामीन सल्फेट जो है वो हाईली बेसिक कंपाउंड है, पेप्टाइड, जो कि हैपरिन के साथ कंबाइन करेगा और स्टेबल कम्प्लेक्स बना देगा, जिसके अंदर एंटीकोएगुलेंट इफेक्ट नहीं होगा। 45 ईयर ओल्ड मेल है, AFib के साथ, CCU में एडमिट है। उसको रिड्यूस करना है रिस्क ऑफ थ्रोम्बोएम्बोलिज्म। कैसे इफेक्ट आएगा? हैपरिन देंगे। हैपरिन की वजह से क्या होगा कि बायोलॉजिकल एक्टिविटी, हैपरिन जो है उसकी बायोलॉजिकल एक्टिविटी एंडोजिनस एंटीकोएगुलेंट एंटीथ्रोम्बिन पे डिपेंड करती है। एंटीथ्रोम्बिन जो है वो इनहिबिट करता है क्लॉटिंग फैक्टर प्रोटीएजेस, स्पेशली फैक्टर 2, 9 और 10A को, जिसकी वजह से हैपरिन के एक्टिव मॉलिक्यूल जो है वो टाइटली बाउंड करेंगे एंटीथ्रोम्बिन को और कन्फर्मेशनल चेंज ले आएंगे इस इनहिबिटर में। कन्फर्मेशनल चेंज की वजह से एंटीथ्रोम्बिन जो है वो प्रोटीएजेस को डिग्रेड नहीं कर सकेगा। जब वो उनको एक्टिवेट या डिग्रेड नहीं कर सकेगा तो हैपरिन जो है वो कन्फर्मेशनल चेंज ऑफ एंटीथ्रोम्बिन की वजह से एक्टिव साइट जो होंगी एक्टिवेटेड प्रोटीएजेस या क्लॉटिंग फैक्टर की, वो एक्सपोज हो जाएंगी। फिर हैपरिन जो है वो फंक्शन करेगा एज कोफैक्टर फॉर एंटीथ्रोम्बिन प्रोटीएज रिएक्शन विदाउट बीइंग कंज्यूम्ड, और जब ये कम्प्लेक्स जो है वो फॉर्म हो जाएगा तो हैपरिन रिलीज हो जाएगा और नया एंटीथ्रोम्बिन बन जाएगा। कंक्लूडिंगली हैपरिन क्या कर रही है? हैपरिन जो है वो कम्प्लेक्स बनाती है थ्रोम्बिन के साथ और क्लॉटिंग फैक्टर्स को भी इनहिबिट करती है, जिसकी वजह से क्लॉटिंग नहीं होती। नेक्स्ट है मैकेनिज्म ऑफ एक्शन ऑफ वारफेरिन और उसके एडवर्स इफेक्ट। वारफेरिन जो है वो हेपेटिक सिंथेसिस ऑफ विटामिन के डिपेंडेंट फैक्टर्स 2, 7, 9, 10 उनको इनहिबिट डिक्रीज करती है। विटामिन के एपॉक्साइड रिडक्टेज एंजाइम को इनहिबिट करती है और इंटरफेयर करती है विद द प्रोडक्शन ऑफ विटामिन के। एडवर्स इफेक्ट्स क्या? विटामिन के नहीं होगा तो क्लॉटिंग पाथवे डिस्टर्ब होगा, ब्लीडिंग होगी, स्किन नेक्रोसिस होगी, थ्रोम्बोसिस होगी और टेराटोजेनिक इफेक्ट आएगा। गिव 2 एक्शंस ऑफ हैपरिन इन विवो। हैपरिन जो है वो फैक्टर 2, 7, 9, 10 की सिंथेसिस को इनहिबिट करती है, विटामिन के एपॉक्साइड रिडक्टेज को इनहिबिट करती है, इंटरफेयर करती है विटामिन के की फॉर्मेशन को। नेम 4 एंटीप्लेटलेट ड्रग। नंबर 1 पे है एस्पिरिन, नंबर 2 पे है एडिनोसिन अपटेक इनहिबिटर टिक्लोपिडिन क्लोपिडोग्रल, थर्ड पे है ग्लाइकोप्रोटीन 2A 2B इनहिबिटर्स, जिसके अंदर टिरोफिबैन है, फॉस्फोडाइस्ट्रेज इनहिबिटर डायपायरिडामोल। एस्पिरिन, एडिनोसिन अपटेक इनहिबिटर क्लोपिडोग्रल, ग्लाइकोप्रोटीन 2B और 2A इनहिबिटर टिरोफिबैन, फॉस्फोडाइस्ट्रेज इनहिबिटर डायपायरिडामोल। 50 ईयर ओल्ड लेडी है जो कि कंप्लेन कर रही है प्रीकार्डियल कांस्टेंट प्रीकार्डियल पेन की। ECG की है उसकी और डायग्नोज करने के बाद उसको हैपरिन दी है। हैपरिन के एडवर्स इफेक्ट्स, हैपरिन की वजह से ब्लीडिंग हो सकती है, हैपरिन इंड्यूस्ड थ्रोम्बोसाइटोपिनिया हो सकता है, एलर्जी हो सकती है, ऑस्टियोपोरोसिस, पोस्ट पेरेंडियल मिनरलोकॉर्टिकॉइड डेफिशिएंसी हो सकती है। एक्शन क्या है? हैपरिन जो है वो फैक्टर 2, 7, 9 और 5 10 को जो है वो इनहिबिट करती है। दूसरा ये एंटी थ्रोम्बिन को इनहिबिट करती है, जिसकी वजह से जो है क्लॉटिंग पाथवे जो होता है क्लासिकल पाथवे वगैरह वो नहीं चलता तो ब्लीडिंग, क्लॉटिंग फैक्टर काम नहीं करते और ब्लीडिंग नहीं स्टॉप होती। नेक्स्ट है 50 ईयर ओल्ड मेल जिसको कंप्लेन क्या है? सर्जिकल प्रोसीजर है उसका, कंप्लेन उसकी है डिस्कम्फर्टिंग राइट काफ मसल, उसको एरिथमा भी है, एडीमा भी है और काफ जो है वो टेंडर है। अल्ट्रासाउंड की वजह से हमें रिवील हुआ है कि उसको DVT है। हैपरिन उसको एडमिनिस्टर की गई है। हाउ विल हैपरिन प्रोड्यूस एंटीकोएगुलेंट इफेक्ट?
हेपरिन जो है जो कोएगुलेशन की वजह से उसको हो रहा है डीप वेनस थ्रोम्बोसिस, उसके क्लॉटिंग फैक्टर्स को इनहिबिट करेगी। हेपरिन एज एंटी थ्रोम्बिन, एंटी हेपरिन जो है वो एंटी कोएगुलेंट है, एंटी थ्रोम्बिन है। एंटी थ्रोम्बिन जो है वो इनहिबिट करेगी फैक्टर प्रोटीएजेस 2A, 9A और 10A को। इसके अलावा ये कम्प्लेक्स बनाएगी, कन्फर्मेशनल चेंज आ जाएगा। कन्फर्मेशनल चेंज की वजह से एंटी थ्रोम्बिन के ऊपर प्रोटीएजेस का और इंटरेक्शन होगा और क्लॉटिंग पाथवे जो है वो इनहिबिट हो जाएगा। एडवर्स इफेक्ट्स के अंदर ब्लीडिंग, हिट, हेपरिन इंड्यूस थ्रोम्बोसाइटोपेनिया, एलर्जी, एलोपेशिया, ऑस्टियोपोरोसिस। कंट्राइंडिकेशंस के अंदर हेपरिन इंड्यूस थ्रोम्बोसाइटोपेनिया, वो लोग जिनको हाइपर सेंसिटिविटी होगी इस ड्रग से, वो लोग, हीमोफीलिया यानी ब्लड डिसऑर्डर के लोग, जिनको थ्रोम्बोसाइटोपेनिया पहले से ही है वो लोग, जिनको पर्पल यानी पर्पलिश रैशेस हुए हैं वो लोग, जिनको स्वेयर हाइपरटेंशन है, इंट्राक्रेनियल हैमरेज है, इन्फेक्टिव एंडोकार्डाइटिस है, टीबी एक्टिव है, जीआईटी का कोई लीजन है, थ्रेटेंड अबॉर्शन है, एडवांस रीनल या हेपेटिक डैमेज है, वो लोग हेपरिन नहीं लेंगे। हाउ डज ergotraben differ in its action from heparin and where are its approved indication? जो ergotraben है ये थ्रोम्बिन इनहिबिटर है। थ्रोम्बिन की वजह से ये 83 रिक्वायर नहीं करता, जिसकी वजह से ये डायरेक्ट एंटीबॉडीज़ नहीं बनाएगा। इट डज नॉट इंटरेक्ट विद हेपरिन इंड्यूस्ड एंटीबॉडीज़, और ये हिट के अंदर भी हो सकता है, हेपरिन इंड्यूस्ड थ्रोम्बोसाइटोपेनिया के अंदर भी। नेक्स्ट है, अ पर्सन वॉज एडमिनिस्टर हेपरिन, टेल द एडवर्स इफेक्ट्स एंड इट्स एंटीडोट। हेपरिन ब्लीडिंग इंक्रीज करेगा, ऑस्टियोपोरोसिस हिट कराएगा, हेपरिन इंड्यूस्ड थ्रोम्बोसाइटोपेनिया, हाइपर सेंसिटिविटी होगी। एंटीडोट हेपरिन का प्रोटामीन है। ड्रग इंटरेक्शन बिटवीन एस्पिरिन एंड वारफरिन, एस्पिरिन और वारफरिन के अंदर एंटीकोएगुलेंट इफेक्ट जो है वो ज़्यादा हो जाएगा अगर ये दोनों इकट्ठी दी जाएंगी। वह फार्माकोडायनामिक मैकेनिज्म, ब्लीडिंग टेंडेंसी इंक्रीज कर जाएगी। वारफरिन की वजह से पोटाशियम की वजह से ब्लीडिंग होगी, और एस्पिरिन की वजह से, एस्पिरिन तो ब्लड थिनर है, ब्लीडिंग इंक्रीज कर रहा था। हाउ डू फॉलोइंग प्रोड्यूस देयर बेनिफिशियल इफेक्ट? स्ट्रेप्टोकाइनेज कैसे थ्रोम्बोएम्बोलिज्म में काम करता है? स्ट्रेप्टोकाइनेज जो है वो बाउंड और फ्री प्लाज्मिनोजन दोनों को एक्ट करता है, डिप्लीट करता है सर्कुलेटिंग प्लाज्मिनोजन, फैक्टर 5 और 8 को। प्लाज्मिनोजन जो है उससे एक्टिवेटेड प्लाज्मिन बनता है। प्लाज्मिन जो है वो कॉज कराता है फिब्रिनोलाइसिस, यानी थ्रोम्बस जो बना हुआ है उसकी फिब्रिन जो है उसके अंदर फिब्रिन क्लॉट्स बने हुए ना, वो फिब्रिनोलाइसिस कराएगा, फिब्रिन क्लॉट्स टूट जाएंगे। एस्पिरिन पोस्ट एमआई पेशेंट को क्यों देनी है? लो डोजेस के ऊपर इसका होता है, थ्रोम्बोक्सिन प्रोडक्शन को इनहिबिट करती है बाय साइक्लोऑक्सीजनेज की एसिटाइलेशन, जिसकी वजह से ये ब्लीडिंग टाइम को प्रोलॉन्ग करती है। पोस्ट एमआई यूज प्रोफिलैक्सिस के लिए होती है। मैकेनिज्म ऑफ एक्शन ऑफ एनसेड्स, एनसेड्स जो हैं वो इनहिबिशन कराते हैं साइक्लोऑक्सीजनेज एंजाइम की वाया एसिटाइलेशन। 4 एडवर्स इफेक्ट्स एस्पिरिन के, एस्मा, सैलिसिलिज्म, पेप्टिक अल्सर डिजीज, प्रीमेच्योर क्लोजर ऑफ पीडीए, पेटेंट डक्टस आर्टरियोसिस। इसके अलावा इंटेस्टाइनल ब्लड लॉस, राइस सिंड्रोम, इडियोसिंक्रेसी, टिनाइटिस। एनसेड्स को क्लासिफाई करना है, गिव मैकेनिज्म ऑफ एक्शन एंड थेरेप्यूटिक यूज एंड साइड इफेक्ट्स ऑफ एस्पिरिन। एनसेड्स की क्लासिफिकेशन के अंदर सबसे पहला है सैलिसाइलेट्स, जिसमें एसिटाइल सैलिसाइलिक एसिड, मिथाइल सैलिसाइलिक एसिड आता है। सेकेंड है इंडोल एसिटिक एसिड, जिसमें इंडोमेथासिन आता है। थर्ड है प्रोपियोनिक एसिड, ब्रूफिन का सिरप, टियाप्रोफेन, कीटोप्रोफेन, आइबुप्रोफेन। इसके अलावा एंथारेनलिक एसिड, जिसके अंदर मैफेनामिक एसिड, पॉन्स्टॉन, मिक्लोफेनामेट। इसके अलावा फिनाइल एसीटेट, डिक्लोफेनाक एग्जाम्पल है, पायराजोन, ऑक्सीब्यूटाजोन, फिनाइलब्यूटाजोन, ऑक्सीकैम, पीरोजिक्सिकैम, फ्यूरिनोज डेरिवेटिव के अंदर प्रोफिकॉक्सिब। सैलिसाइलेट के अंदर एसिटाइल सैलिसाइलिक एसिड, मिथाइल सैलिसाइलिक एसिड, इंडोल एसिटिक एसिड, इंडोमेथासिन, प्रोपियोनिक एसिड, आइबुप्रोफेन, कीटोप्रोफेन, एंथ्रारेनलिक एसिड, मैफेनामिक एसिड, मिक्लोफेनामेट, फिनाइल एसीटेट, डिक्लोफेनाक, पायराजोन, ऑक्सीब्यूटाजोन, ऑक्सीकैम, पीरोजिक्सिकैम, फ्यूरिनोज डेरिवेटिव, रोफिकॉक्सिब। क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ मोड ऑफ एक्शन के अंदर कुछ जो है वो साइक्लोऑक्सीजनेज 1 और साइक्लोऑक्सीजनेज 2 स्पेसिफिक हैं, मतलब नॉन स्पेसिफिक हैं। इसके अंदर सैलिसाइलेट्स आ जाते हैं, इंडोल एसिटिक एसिड, प्रोपियोनिक एसिड, एंथ्रालिक एसिड, फिनाइल एसीटेट, पायराजोलोन और ऑक्सीकैम है। स्पेसिफिक के अंदर कॉक्स 2 वाले आ जाते हैं इनहिबिटर, जिसके अंदर रोफिकॉक्सिब है, कोलिकॉक्सिब है और वेल्डिकॉक्सिब, यानी कि जो लास्ट कैटेगरी थी फ्यूरिनोज डेरिवेटिव वो वाले। और कॉक्स 3 के अंदर एसिटामाइनोफिन, जो कि पैनाडोल होती है। सारे जो है वो कॉक्स 1 कॉक्स 2 हैं। एक फैमिली जो है फ्यूरिनोज डेरिवेटिव कॉक्स 2 है, और कॉक्स 3 के अंदर एसिटामाइनोफिन है। मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या है? इरिवर्सिबल इनहिबिशन होती है कॉक्स की। क्या होता है? एसिटाइलेशन हो जाती है साइक्लोऑक्सीजनेज एंजाइम की। एडवर्स इफेक्ट एस्पिरिन के क्या होते हैं? एस्थमा, सैलिसाइलिज्म, एस्पिरिन से इसको याद करना है, एस्थमा, सैलिसाइलिज्म, पेप्टिक अल्सर डिजीज, प्रीमेच्योर क्लोजर ऑफ डक्टस आर्टरियोसिस, इंटेस्टाइनल ब्लड फ्लो, राइस सिंड्रोम, इडियोसिंक्रेसी, नॉइज या टिनाइटिस। क्लिनिकल यूजेस एनसेड्स एनाल्जेसिक के लिए तौर पे यूज होते हैं, हेडेक के लिए, टूथेक के लिए, एंटीपायरेटिक इफेक्ट के लिए, एंटीरोमेटिक फीवर में, रूमेटॉइड आर्थराइटिस में, ऑस्टियोआर्थराइटिस में, पोस्ट एमआई पोस्ट स्ट्रोक पेशेंट के अंदर, पीडीए के अंदर।
इसके अलावा अटैक ऑफ एमआई को प्रिवेंट करने के लिए, डिस्मिनोरिया के रिलीफ के लिए और गाउट के लिए। एनाल्जेसिक, हेडेक, एंटीपायरेटिक, एंटीरोमेटिक, एंटी रुमेटाइड, रुमेटाइड आर्थराइटिस, ऑस्टियोआर्थराइटिस, पोस्ट एमआई, पोस्ट पीडीए, प्रिवेंशन ऑफ एमआई, डिस्मिनोरिया का रिलीफ और गाउट। फार्माकोलॉजिकल इफेक्ट एंड मैकेनिज्म ऑफ एनसेड्स। एनाल्जीजिया, एनाल्जीजिया कैसे आता है? कॉक्स को इनहिबिट करते हैं और प्रोस्टाग्लैंडिन की प्रोडक्शन कम होती है। प्रोस्टाग्लैंडिन की प्रोडक्शन कम होती है तो नर्व स्टिमुलेशन कम हो जाती है। इसके अलावा एंटीपायरेटिक इफेक्ट क्या आता है? प्रोस्टाग्लैंडिन की प्रोडक्शन कम होती है हाइपोथैलेमस के अंदर, तो एंटीपायरेटिक इफेक्ट आता है। एंटी इन्फ्लेमेटरी कैसे है? कॉक्स की प्रोडक्शन कम होती है जिससे प्रोस्टाग्लैंडिन प्रोडक्शन इनहिबिट होती है, नर्व स्टिमुलेशन कम होती है। इसके अलावा प्लेटलेट एग्रीगेशन, इनहिबिशन होती है थ्रोम्बोक्सिन की और प्रोस्टासाइक्लिन की, क्योंकि एसिटाइलेशन हो जाती है साइक्लोऑक्सीजनेज एंजाइम की। इसके अलावा हाइपोप्रोथ्रोम्बिनीमिया होता है। लार्ज डोजेस के ऊपर जब हम देते हैं ड्यू टू कंपटीशन बिटवीन सैलिसाइलेट एंड विटामिन के, तो इसको रिवर्स किया जा सकता है बाय विटामिन गिविंग विटामिन के। यूरिकोसूरिक इफेक्ट्स आते हैं लो टू मॉडरेट डोजेस में, 3 ग्राम पर डे से लेस में यूरेट जो है वो रिटेंशन होती है। ट्यूब जो किडनी के अंदर ट्यूब्यूल्स हैं उसके अंदर यूरेट की रिटेंशन होना स्टार्ट हो जाती है। हाइपर यूरिसीमिया होता है हाई डोजेस के अंदर। इसके अलावा प्रोलॉन्गेशन ऑफ लेबर, एस्पिरिन जो है वो इनहिबिट करती है फॉर्मेशन ऑफ प्रोस्टाग्लैंडिन, जिसकी वजह से लेबर जो है उसकी इंडक्शन हो जाती है, प्रोलॉन्गेशन हो जाती है। रेस्पिरेटरी स्टिमुलेशन, अगर ज़्यादा डोज में दें तो रेस्पिरेटरी स्टिमुलेशन हो जाती है जिसकी वजह से वेंटिलेशन रेट इंक्रीज होता है, रेस्पिरेटरी अल्कलोसिस होता है। फिर उसका होता है रीनल कंपनसेशन, जिसके अंदर बाइकार्बोनेट्स की एलिमिनेशन ज़्यादा हो जाती है और पीएच नॉर्मल हो जाती है। टॉक्सिक डोज, अगर टॉक्सिक डोज के अंदर ले लें तो ये हमारे पास इनहिबिट कर देता है रेस्पिरेटरी सेंटर को। रेस्पिरेशन कम होगी तो पार्शियल प्रेशर कार्बन डाइऑक्साइड का बॉडी के अंदर ज़्यादा हो जाएगा। रेस्पिरेटरी एसिडोसिस होगी जिससे बाइकार्बोनेट को कम हो जाएंगे, नॉर्मलाइजेशन करेंगे पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड की, इनहिबिशन हो जाएगी क्रैब साइकिल की, एटीपी कम बनेगी, हाइपोक्लीमिया और मेटाबॉलिक एसिडोसिस होगी। मेटाबॉलिक इफेक्ट्स क्या आएंगे? लोअर करेंगे ग्लूकोज लेवल को और पेरिफेरल यूटिलाइजेशन ऑफ ग्लूकोज को इंक्रीज करेंगे। एनसेड्स, डक्टस आर्टरियोसिस का क्लोजर, फीटल लाइफ के अंदर डक्टस आर्टरियोसिस का क्लोजर कराएंगे। पल्मोनरी आर्टरी टू एओर्टा जो है वो केप्ट पेटेंट, लोकल प्रोस्टाग्लैंडिन्स बर्थ पे उनकी सिंथेसिस जो है उसको स्विच ऑफ करा देंगे और पीडीए डक्टस आर्टरियोसिस को क्लोज करा देंगे जल्दी। नेक्स्ट अगेन है कि मैकेनिज्म ऑफ एक्शन ऑफ एस्पिरिन और फार्माकोलॉजिकल इफेक्ट एस्पिरिन के। एस्पिरिन साइक्लोऑक्सीजनेज को इनहिबिट करके काम करती है। इसके इफेक्ट्स क्या हैं? एनाल्जीसिया, एंटीपायरेटिक, एंटी इन्फ्लेमेटरी, प्लेटलेट एग्रीगेशन। इसके अलावा हाइपोप्रोथ्रोम्बिनीमिया, यूरिकोसूरिक इफेक्ट, यूरेट जो है क्रिस्टल वो इंक्रीज हो जाते हैं, प्रोलॉन्गेशन ऑफ लेबर, रेस्पिरेटरी स्टिमुलेशन, मेटाबॉलिक इफेक्ट के अंदर ग्लूकोज का लेवल कम होगा और डक्टस आर्टरियोसिस का प्रीमेच्योर क्लोजर होगा। अगेन सेम क्वेश्चन है, फार्माकोलॉजिकल इफेक्ट ऑफ एस्पिरिन। एनाल्जीसिया, एंटीपायरेटिक, एंटी इन्फ्लेमेटरी, प्लेटलेट एग्रीगेशन। प्लेटलेट एग्रीगेशन कैसे हो रही है? प्लेटलेट एग्रीगेशन को इनहिबिट कर रही है बाय थ्रोम्बोक्सिन की सेंसिस कम होगी, इसकी वजह से ब्लीडिंग टाइम जो है वो प्रोलॉन्ग होगा। हाइपोप्रोथ्रोम्बिनीमिया, लार्ज डोजेस पे ये कंपटीशन होता है विटामिन के और सैलिसाइलेट में, जिसको हम विटामिन के देकर रिवर्स किया जा सकते हैं। लो से मॉडरेट डोजेस के ऊपर यूरेट रिटेंशन होती है, हाइपर यूरिसीमिया हो सकता है। उसके अलावा लेबर को प्रोलॉन्गेशन, एस्पिरिन जो है वो प्रोस्टाग्लैंडिन कम कराता है जिसकी वजह से फॉर्मेशन, तो इंडक्शन ऑफ लेबर हो सकती है। रेस्पिरेटरी स्टिमुलेशन करा सकता है। और बस व्हाट इज द मैकेनिज्म ऑफ एक्शन ऑफ एस्पिरिन? कॉक्स इनहिबिटर, कॉक्स को इनहिबिट कर रहा है ये, साइक्लोऑक्सीजनेज एंजाइम को इनहिबिट करके प्रोस्टाग्लैंडिन की सेंसिस को कम करता है। ऐसे कॉक्स को इनहिबिट करते हैं बाय एसिटाइलेशन। हाउ एनसेड्स एक्सर्ट देयर एंटी इन्फ्लेमेटरी एक्शन? ये कॉक्स को इनहिबिट करते हैं, कोवेलेंट बॉन्ड बनाते हैं बाय एसिटाइलेशन ऑफ हाइड्रोक्सिल ग्रुप नियर द एक्टिव साइट। सेलुलर टारगेट्स एंड एडवर्स इफेक्ट ऑफ डिक्लोफेनाक सोडियम। सेलुलर टारगेट हमारे पास ये भी कॉक्स को इनहिबिट करता है, एसिटाइलेशन कराता है, क्योंकि ये भी हमारे पास एनसेड्स के अंदर ही आ रहा है। एस्पिरिन के साइड इफेक्ट्स एस्पिरिन जैसे ही हैं, एस्थमा, सैलिसाइलिज्म, पेप्टिक अल्सर डिजीज, इंटेस्टाइनल ब्लड लॉस, राइस सिंड्रोम, इडियोसिंक्रेसी नॉइस। अ चाइल्ड ब्रॉट टू ER 6 hours आफ्टर इंजेक्शन ऑफ टॉक्सिक डोज ऑफ एसिटामिनोफेन। पैनाडोल खा लिया उसने। व्हाट इज रैशनल यूज ऑफ एन-एसिटाइलसिस्टीन इन दिस केस? एन-एसिटाइलसिस्टीन देंगे जिसकी वजह से हमारे पास टॉक्सिक मेटाबोलाइट्स जो हैं सल्फाइड्रल ग्रुप्स होते हैं जो कि टॉक्सिक मेटाबोलाइट्स के साथ बाइंड कर जाएंगे और लाइफ सेविंग होगा अगर ये 12 घंटे के अंदर अंदर काम हो जाएगा तो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक्सप्लेन हाउ एसिटामिनोफेन लोअर्स फीवर। पैनाडोल से बुखार कैसे कम होता है? एसिटामिनोफेन जो है वो फेज 1 साइटोक्रोम P450 एंजाइम के साथ रिएक्शन करता है और साइटोटॉक्सिक इंटरमीडिएट देता है। फिर उसके बाद फेज 2 रिएक्शन होता है, कॉन्जुगेशन रिएक्शन, जिसके अंदर एसीटेट और ग्लूक्यूरोनाइड लैक करते हैं। इनहिबिशन नहीं करता ये कॉक्स, साइक्लोऑक्सीजनेज ये वाहिद है जो साइक्लोऑक्सीजनेज की इनहिबिशन पेरिफेरल टिश्यूज के अंदर नहीं कर रहा, जिसकी वजह से इसका एंटी इन्फ्लेमेटरी इफेक्ट नहीं है। और इक्विवेलेंट एनाल्जेसिक और एंटीपायरेटिक इफेक्ट जो है वो इनहिबिशन क्यों हो रही है? क्योंकि ये इनहिबिशन कर रहा है
कॉक्स की साइक्लोऑक्सीजनेज एंजाइम की सीएनएस के अंदर, पैराफेरी के अंदर नहीं कर रहा है, इसके एंटी इन्फ्लेमेटरी नहीं है, जबकि एंटीपायरेटिक और एनाल्जेसिक है। कॉक्स 3 की इनहिबिशन करता है ये सेंट्रली इन द सीएनएस। नेक्स्ट क्वेश्चन इज एसिटामाइनोफेन पैरासीटामोल या पैनाडोल ट्रू एनासिड? जी बिल्कुल ट्रू एनासिड है, कॉक्स 3 को इनहिबिट करता है। What NSAIDs are specific for inhibition of COX-1? Salicylate, indole acetic acid, propionic acid, anthranilic acid, phenyl acetate, pyranozole और oxycam. Two differences between aspirin और पैरासीटामोल। एस्प्रिन जो है एंटीप्लेटलेट इफेक्ट होता है, पैरासीटामोल का नहीं होता। एस्प्रिन यूरिक एसिड को इफेक्ट करता है, यूरेट क्रिस्टल्स बनाता है, पैरासीटामोल नहीं बनाता। एस्प्रिन जीआईटी डिस्ट्रेस कॉज करता है, पैरासीटामोल से मिनिमल है। ब्रोंकोस्पैस्टिक एस्प्रिन है, पैरासीटामोल नहीं है। राय सिंड्रोम एस्प्रिन से नहीं होता, पैरासीटामोल से हो सकता है। रेस्पिरेशन डिस्टर्बेंस एस्प्रिन से हो सकती है, पैरासीटामोल से नहीं होती। सेलुलर मेटाबॉलिज्म पैरासीटामोल से नहीं होती, एस्प्रिन से होती है। एसिड बेस बैलेंस डिस्टर्ब होता है एस्प्रिन से और पैरासीटामोल से नहीं होता। ड्रग इंट्रैक्शन एस्प्रिन के बहुत सारे हैं और पैरासीटामोल के मिनिमम है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 54 ईयर ओल्ड वुमेन है, प्रेजेंट हुआ है अर्ली स्टेज में और उसको सैलिसाइलेट डिस्क्राइब किए गए हैं, साइड किए गए हैं। व्हाट इज द मैकेनिज्म ऑफ बेनिफिशियल इफेक्ट ऑफ सैलिसाइलेट? एनाल्जेसिया और एंटी इन्फ्लेमेटरी कैसे एक्ट करता है? थ्रू कॉक्स की इनहिबिशन, प्रोस्टाग्लैंडिन कम होते हैं, नर्व स्टिमुलेशन कम होती है। गिव 3 एडवर्स रीनल इफेक्ट ऑफ सैलिसाइलेट विद देयर मैकेनिज्म। प्रोस्टाग्लैंडिन की सेंसेस इनहिबिट होने की वजह से रीनल ब्लड फ्लो, प्रोस्टाग्लैंडिन सेंसेस इनहिबिट होते हैं तो रीनल ब्लड फ्लो की मेंटेनेंस कम हो जाती है, जो PGE2 की वजह से होती है। इसके अलावा क्रॉनिक कंजप्शन अगर हम करते रहें सैलिसाइलेट्स की तो एनाल्जेसिक नेफ्रोपैथी हो जाती है, जिसके अंदर क्रॉनिक नेफ्राइटिस, रीनल पैपिलरी नेक्रोसिस होती है। इसके अलावा इंक्रीज यूरिक एसिड होता है क्योंकि उसकी एक्सक्रीशन जो है वो डिक्रीज हो जाती है किडनी से। सैलिसाइलेट जो है वो कम्पीट करते हैं विद द यूरिक एसिड फॉर एक्सक्रीशन थ्रू PCT। टॉक्सिक डोजेस के अंदर हमारे पास रेस्पिरेटरी सेंटर की इनहिबिशन होती है। प्लाज्मा पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इंक्रीज कर जाता है, जिसकी वजह से रेस्पिरेटरी एसिडोसिस होती है। द NSAIDs आर अमंग कॉमनली यूज्ड टू ट्रीट रूमेटिक डिजीजेस। दे सप्रेस symptoms and signs of inflammation in addition to pharmacological action। शॉर्ट ऐसे लिखना है एंटी इन्फ्लेमेटरी पे। वही है, कॉक्स को इनहिबिट करते हैं, इनहिबिट प्रोस्टाग्लैंडिन सेंसेस, नर्व स्टिमुलेशन को इनहिबिट करते हैं। एस्पिरिन के एडवर्स इफेक्ट्स, एस्पिरिन से एस्मा, सैलिसाइलिज्म, पेप्टिक अल्सर डिजीज, उसके अलावा इंटेस्टाइनल ब्लड लॉस, राय सिंड्रोम, इडियोसिंक्रेसी और नॉइस। कंपेयर एस्पिरिन टू एसिटामाइनोफेन। एस्पिरिन एनाल्जेसिक है, एसिटामाइनोफेन भी एनाल्जेसिक है। एस्पिरिन एंटीपायरेटिक है और ये एंटी एंटीपायरेटिक है, लेकिन इसमें एंटी इन्फ्लेमेटरी प्रॉपर्टीज नहीं है। प्लेटलेट एग्रीगेशन कराता है, इसका प्लेटलेट पे कोई एक्शन नहीं है। इससे हाइपोप्रोथ्रोम्बिनीमिया हो सकता है, यूरिकोसोरिक इफेक्ट है, लेबर प्रोलॉन्गेशन हो सकती है, रेस्पिरेटरी स्टिमुलेशन हो सकती है, मेटाबॉलिक इफेक्ट हो सकता है, डक्टल आर्टरियोसिस का क्लोजर हो सकता है। जबकि यहाँ पे हमारे पास नॉट इम्प्लिकेटेड इन राय सिंड्रोम, यूरिकोसोरिक कोई इफेक्ट नहीं है इसका, ब्रोंकोस्पैस्टिक भी नहीं है, जीआईटी का डिस्ट्रेस भी नहीं कॉज करती। इंडिकेशंस की अगर बात करें तो एस्पिरिन हेडेक, टूथेक, मायल्जिया, फीवर, एक्यूट रूमेटिक फीवर, ऑस्टियोआर्थराइटिस, पोस्ट MI और पोस्ट स्ट्रोक पेशेंट को दी जाती है, PDA के पेशेंट को, प्रिवेंशन ऑफ एक्यूट MI, रिलीफ ऑफ डिस्मेनोरिया और गाउट वगैरह के अंदर। जबकि पैनाडोल आर्थराइटिक पेन, फीवर, पेन, हेडेक, पोस्ट ओरल सर्जरी पेन, एपिजियोटमी सर्जरी पेन, पोस्ट इम्यूनाइजेशन मसल एक्स पेन, कैंसर पेन और डिस्मेनोरिया। एडवर्स इफेक्ट एस्पिरिन के एस्थमा, सैलिसाइलिज्म, पेप्टिक अल्सर डिजीज, राय सिंड्रोम, इडियोसिंक्रेसी, एलर्जी, नेफ्रोटॉक्सिसिटी और पैनाडोल सिर्फ हेपेटिक टॉक्सिसिटी हो सकती है बस। Going to start with question number 27। फोर कार्डियो सेलेक्टिव एप्लीकेशन बतानी है एस्पिरिन की। एस्पिरिन जो है वो एंटी रूमेटिक फीवर, एक्यूट क्रॉनिक सिंड्रोम, एक्यूट MI, डक्टस आर्टरियोसिस जो पेटेंट रहता है उसमें, पोस्ट MI पेशेंट के लिए एंटीकोएगुलेंट के तौर पर एक्ट करती है, एंटी रूमेटिक फीवर के अंदर साइक्लोऑक्सीजनेज को इनहिबिट करती है, प्रोस्टाग्लैंडिन की प्रोडक्शन को इनहिबिट करती है, नर्व स्टिमुलेशन कम करती है। इसके अलावा हमारे पास ये सारा हमने पढ़ लिया है। चीज़ जो नहीं है वो है थेरेपी फॉर कवासाकी डिजीज। कवासाकी डिजीज जो है वो एक्यूट वेस्कुलाइटिस है, जो कि चिल्ड्रंस के अंदर कॉमनली होता है। अनट्रीटेड केसेस जो है वो रिजल्ट होते हैं डेवलपमेंट ऑफ कॉरोनरी आर्टरी एनेरिज्म हो जाता है उनकी वजह से। एक्यूट फेज के अंदर हम जो है एस्पिरिन यूज़ कर सकते हैं फॉर एंटी इन्फ्लेमेटरी इफेक्ट। थ्रोम्बोएम्बोलिटिक स्ट्रोक के लिए थेरेपी के तौर पे यूज़ कर सकते हैं। पेशेंट सफरिंग फ्रॉम हेडेक, माइल्जिया इज ट्रीटेड विद पैरासीटामोल। पैरासीटामोल दी है, उसको इंडिकेशंस बतानी है पैरासीटामोल की। यहाँ पैनाडोल की, पैनाडोल क्यों प्रेफर करेंगे एस्पिरिन पे? पैनाडोल जो है वो गैस्ट्रिक, ड्यूडेनल अल्सर, हेमोरेजिक डायस्थीसिस, हाइपरसेंसिटिविटी अगर किसी को हो रही है एस्पिरिन से, उस पेशेंट को दे सकते हैं। प्रेगनेंसी के लास्ट ट्राइमेस्टर में भी दे सकते हैं। ब्लीडिंग डिसऑर्डर्स के पेशेंट को दे सकते हैं। पैरासीटामोल वेल सूटेड होती है चिल्ड्रन में यूज़ के लिए। पैरासीटामोल का सिरप भी आता है और ये बेहतर इसलिए है क्योंकि ये सिर्फ COX-3 को इनहिबिट करती है, इससे जो है वो एंटी प्लेटलेट इफेक्ट्स नहीं आते। नेक्स्ट है व्हाट आर द थेरेप्यूटिक एडवांटेजेस एंड एडवर्स इफेक्ट्स ऑफ नंबर 1 प्रोपियोनिक एसिड डेरिवेटिव। प्रोपियोनिक एसिड डेरिवेटिव्स के अंदर ब्रूफिन का सिरप है, नेप्रोरैक्सिन है, कीटोप्रोफिन है। ये एंटी इन्फ्लेमेटरी इफेक्ट इनकी एफिकेसी जो है वो कम होती है एस्पिरिन से। प्रोस्टाग्लैंडिन की सेंसेस को इनहिबिट करते हैं। एडवर्स इफेक्ट्स के अंदर GIT और CNS का डिस्टर्बेंस है। इसके अलावा प्रेसिपिटेट करते हैं, जो एस्पिरिन की वजह से अस्थमा होता है उसको, हाइपरसेंसिटिविटी रिएक्शन हो सकते हैं। पेप्टिक अल्सर के लोग जो हैं वो अवॉइड करना चाहिए। और
वुमेन्स हु आर प्रेग्नेंट वो भी। प्रोपियोनिक एसिड डेरिवेटिव्स जो हैं वो वेल एब्जॉर्ब होते हैं ओरली, प्लाज्मा प्रोटीन बाइंड, मेटाबलाइज होगी लिवर में, एक्सक्रीटेड होगी यूरिन में, यूजेस एनाल्जेसिक, एंटीपायरेटिक, ऑस्टियोआर्थराइटिस, सॉफ्ट टिश्यू इंजरीज और टूथ एक्सट्रैक्शन के केस के अंदर। कॉक्स 2 इनहिबिटर सेलेक्टिव जो है वो हमारे पास है, एक ही ग्रुप था जो सेलेकॉक्सिब, रेफोकॉक्सिब, वेल्डिकॉक्सिब, ये वाले जो है ये ओरली होते हैं और एब्जॉर्प्शन कंप्लीट होती है। इफेक्टिव एनाल्जेसिक, एंटी इन्फ्लेमेटरी है, सिंगल डोज के अंदर ही। ऑस्टियोआर्थराइटिस और रिमेटॉइड आर्थराइटिस के ट्रीटमेंट के लिए यूज होते हैं। एडवांटेजेस क्या हैं? गैस्ट्रिक अल्सर के लिए कम यूज होते हैं ये, फ्यूअर गैस्ट्रिक अल्सर्स, प्लेटलेट एग्रीगेशन नहीं कराते। डिसएडवांटेजेस ये हैं कि प्रोथ्रोम्बिक इफेक्ट जो है वो ज़्यादा हो जाते हैं, कार्डियोवैस्कुलर इवेंट्स ज़्यादा हो जाते हैं, और नोजिया, वॉमिटिंग, डिस्निया, एब्डोमिनल पेन, डायरिया, एडिमा, लोअर एक्सट्रीमिटीज़ का एडिमा हो जाता है। रीनल एडवर्स इफेक्ट्स आते हैं और रीनल ब्लड फ्लो जो है वो कम्प्रोमाइज होता है। इसके अलावा हाइपरटेंशन और एनिमल स्टडीज़ जो हैं वो बताती हैं कि कॉक्स 2 जो है अगर इनहिबिट हो तो इंटरफेयर होता है वुंड हीलिंग के साथ, बोन रिमॉडलिंग, ओवुलेशन वगैरह के साथ। एनसेड और कॉक्स 2 इनहिबिटर के एडवांटेजेस क्या हैं? शो एंटी इन्फ्लेमेटरी इफेक्ट, लैक सीएनएस एंड ओपियोइड रिलेटेड इफेक्ट। डिसएडवांटेजेस ढेर सारे, रीनल प्रोफ्यूजन कम होती है, जीआईटी साइड इफेक्ट्स आते हैं, प्लेटलेट का फंक्शन जो है वो ब्लॉक होता है, फ्लूइड और सॉल्ट रिटेंशन होता है। इसके अलावा हाइपरटेंशन और सीवीएस का रिस्क जो है वो इंक्रीज हो जाता है। एस्पिरिन प्रोटोटाइप सैलिसाइलेट है, एनसेड्स एंटी प्लेटलेट, एंटी एनाल्जेसिक और एंटीबायोटिक के तौर पर यूज होता है। मैकेनिज्म ऑफ एक्शन ढेर सारी दफा डिस्कस हो चुका है इसका। कंपेयर एस्पिरिन विद एसिटामिनोफेन, ये भी कंपेयर हो चुका है। इसके अलावा इसके एडवर्स इफेक्ट्स भी हो चुके हैं। इसके बाद एंटी हाइपरलिपिडेमिक ड्रग्स, एंटी हाइपरलिपिडेमिक ड्रग के अंदर मैकेनिज्म ऑफ एक्शन HMG-CoA रिडक्टेज का। HMG-CoA रिडक्टेज जो है वो कम्पिटिटिव स्टैटिन ड्रग्स जो हैं वो ड्राइव होती हैं फ्रॉम द फंगस और नेचुरल एनालॉग है ये HMG-CoA का। ये स्टैटिन ड्रग्स जो है वो HMG-CoA रिडक्टेज जो एंजाइम होता है उसका कम्पिटिटिव इनहिबिटर है, जिसकी वजह से हमारे पास जो है डिनोवो सेंसिस कोलेस्ट्रॉल की कम हो जाएगी और एज रिजल्ट हमारे पास क्या होगा कि इंक्रीज कंपनसेशन के अंदर क्या होगा, इंक्रीज हेपेटिक अपटेक ऑफ प्लाज्मा कोलेस्ट्रॉल, LDL का लेवल कम होगा बाय इंक्रीजिंग नंबर ऑफ LDL रिसेप्टर। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेम 3 लिपिड लोअरिंग ड्रग्स। लिपिड लोअरिंग ड्रग ग्रुप्स को बताना है। नंबर 1 HMG-CoA रिडक्टेज इनहिबिटर्स जो कि लोवास्टैटिन, एप्रोवास्टैटिन और वो सारे स्टैटिन ड्रग्स जो हमने पहले पढ़े हैं, और बाइलेस्टर स्क्वेस्ट्रेंट, कोलेस्टायरामीन, कोलिस्टिपिल। इसके अलावा निकोटिनिक एसिड जिसके अंदर नियासिन और विटामिन B3 आ जाता है। इसके अलावा फिब्रेट्स के अंदर एक्टिवेशन ऑफ लिपोप्रोटीन लाइपेज लाइक जैमफिब्रोजिल आ जाता है, और स्टीरॉइड एब्जॉर्प्शन इनहिबिटर्स लाइक एजिटामिब, ये प्रिवेंट करता है इंटेस्टाइनल एब्जॉर्प्शन ऑफ कोलेस्ट्रॉल और रिजल्ट करता है डिक्रीज LDL में। कौन कौन से ग्रुप्स हैं? HMG-CoA रिडक्टेज इनहिबिटर, बाइलेस्टर स्क्वेस्ट्रेंट, निकोटिनिक एसिड, फिब्रेट्स और स्टीरॉइड एब्जॉर्प्शन इनहिबिटर्स। इसके बाद हमारे पास है मैकेनिज्म ऑफ एक्शन ऑफ लोवास्टैटिन। लोवास्टैटिन वही HMG-CoA रिडक्टेज का कम्पिटिटिव ब्लॉकेड है, कम्पिटिटिव इनहिबिटर है, ब्लॉक करता है HMG-CoA रिडक्टेज को। डिनोवो सेंसिस कोलेस्ट्रॉल की कम हो जाएगी जिसकी वजह से हेपेटिक अपटेक होगा प्लाज्मा कोलेस्ट्रॉल का, और LDL जो है वो हमारे पास उसके रिसेप्टर्स ज़्यादा हो जाएंगे। मैकेनिज्म ऑफ एक्शन ऑफ कोलेस्ट्रॉल सिंथेसिस इनहिबिटर और देयर अनटूवर्ड इफेक्ट यानी एडवर्स इफेक्ट्स, यहाँ एडवर्स इफेक्ट्स। स्टैटिन होते हैं जो हमारे पास कोलेस्ट्रॉल सिंथेसिस इनहिबिटर होते हैं। स्टैटिन के अंदर लोवास्टैटिन, एट्रोवास्टैटिन और रोजुवास्टैटिन, ये सारे स्टैटिन ड्रग हैं। ये HMG-CoA रिडक्टेज को कम्पिटिटिवली इनहिबिट करके कोलेस्ट्रॉल की सेंसिस को कम करते हैं। थेरेप्यूटिक यूजेस एथेरोस्क्लेरोसिस, सेकेंडरी प्रिवेंशन, एक्यूट कोरोनरी सिंड्रोम, फेमिलियल और नॉन फेमिलियल हाइपरकोलेस्ट्रोलेमिया, इस्कीमिक हार्ट डिजीज के अंदर, जो सारी डिजीज लिपिड की वजह से हो सकती है ना उनके अंदर। एडवर्स इफेक्ट्स क्या है? मायोपैथी हो सकती है, मायोसाइटिस यानी मसल्स जो है वो इन्फ्लेमेशन हो गया, इसके लिए हमने क्रेटिन काइनेज चेक करना है। हेपेटिक डिसफंक्शन हो सकता है, हेपेटोटॉक्सिसिटी हो सकती है। उसके बाद हमारे पास है नियासिन, निकोटिनिक एसिड या नियासिन, विटामिन B3 के एडवर्स इफेक्ट्स, फ्लशिंग, प्रूराइटिस, गैस्ट्रिक इरिटेशन, हाइपरग्लाइसीमिया, हाइपरयूरिसीमिया, हेपेटिक टॉक्सिसिटी। फ्लशिंग, गैस्ट्रिक इरिटेशन, हाइपरग्लाइसीमिया, हेपेटिक टॉक्सिसिटी। ड्रग्स अकॉर्डिंग टू लैब फाइंडिंग, कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ है, एजिटामिब देंगे, कोलेस्टायरामीन और कोलिवैलाम देंगे, कोलिवैलाम, ट्राइसैलिग्लिसराइड बढ़े हुए हैं, फिब्रेट्स और जैमफिब्रोजिल देंगे। कोलेस्ट्रॉल और ट्राइसैलिग्लिसराइड्स बढ़े हुए हैं, स्टैटिन और निकोटिनिक एसिड और एजिटामिब देंगे। नेक्स्ट है राइट नोट ऑन कोलेस्टायरामीन। कोलेस्टायरामीन जो है वो बाइलेस्टर स्क्वेस्ट्रेंट है। इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन ये है कि हमारे पास लार्ज कोपॉलीमर रेजिन बनाता है हाइड्रोकार्बन के, इंटेस्टाइन के अंदर रेजिन जो है वो बाइंड कर जाता है बाइल सॉल्ट के साथ, बाइल सॉल्ट के साथ जब भी बाइंड करता है तो ये रीअब्जॉर्प्शन और एंटेरोहेपेटिक रीयूटिलाइजेशन ऑफ बाइल एसिड को प्रिवेंट करता है यानी रोक देता है, जिसकी वजह से कैटाबॉलिज्म ऑफ कोलेस्ट्रॉल जो है वो ज़्यादा हो जाता है बाइल एसिड की वजह से, हेपेटिक कोलेस्ट्रॉल कम हो जाएगा। अप रेगुलेशन होगी LDL रिसेप्टर की जिसकी वजह से प्लाज्मा का LDL कोलेस्ट्रॉल जो है वो कम हो जाएगा 15% तक। इसके बाद गाउट और रिमेटॉइड आर्थराइटिस, रिमेटोलॉजिस्ट उसने प्रेस्क्राइब की है एनसेड्स ताकि 45 साल जो ओल्ड मेल है जिसको रिमेटॉइड आर्थराइटिस है उसके जो हैं इफेक्ट्स कम हो। तो इसके अंदर हमने कौन सी ड्रग यूजफुल है? जो रोमेटिक ड्रग्स हैं इसके अंदर डीमार्ड्स होते हैं, डीमार्ड मतलब डिजीज मॉडिफाइंग एंटी रोमेटिक ड्रग्स, और इसके अलावा एसमार्ड्स होते हैं, सिमार्ड्स होते हैं वो स्लो एक्टिंग एंटी इन्फ्लेमेटरी
ड्रग्स होती हैं। डीमार्ट्स के अंदर हाइड्रोक्सीक्लोरीन, मेथोट्रेक्सेट, सल्फासेलाजिन, ग्लूकोकॉर्टिकॉइड, गोल्ड के सॉल्ट्स, पेंसिलामीन, लेफ्लुनामाइड एंड ट्रासेप्ट, इन्फ्लिक्सिमैब और अनाकिंड्रा। एलोप्यूरिनॉल जो है वो एक्यूट गाउट के पेशेंट को देंगे। नो, क्रॉनिक गाउट के अंदर हम नहीं देंगे। नहीं, ये जो है क्रॉनिक गाउट की ड्रग है, एक्यूट गाउट में नहीं देंगे। फॉलोइंग ड्रग देंगे एक्यूट गाउट में। नंबर 1 एनसेड। फर्स्ट ट्रीटमेंट जो है वो एनसेड से होगा, लाइक इंडोमेथासिन, फेनाइलब्यूटाजोन, नेप्रोक्सोन। एस्प्रिन नहीं देंगे इस केस में क्योंकि वो यूरेट की एक्सक्रीशन को डिक्रीज करती है, जिसकी वजह से गाउट ज़्यादा हो जाएगा। कॉक्स-2 इनहिबिटर देंगे, सिलिकॉक्सिब, कॉर्टिकोस्टेरॉइड देंगे, प्रेडनिसिलॉन, हाइड्रोकॉर्टिसोन, नेचुरल अल्कलॉइड देंगे, कॉल्चिसिन, डीमोकॉल्चिसिन। नेक्स्ट है गिव फार्माकोथेरेपी ऑफ एक्यूट अटैक ऑफ गाउट। फार्माकोथेरेपी एक्यूट अटैक ऑफ गाउट की सेम है। एनसेड देंगे फर्स्ट लाइन ट्रीटमेंट, एंडोमेथासिन, फिनाइलब्यूटाजोन, नेप्रोक्सिन। एस्प्रिन नहीं देंगे क्योंकि वो यूरेट की एक्सक्रीशन को डिक्रीज करती है। कॉक्स-2 इनहिबिटर देंगे, सिलोकॉक्सिब, कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स देंगे, प्रेडनिसिलॉन, हाइड्रोकॉर्टिसोन, नेचुरल अल्कलॉइड, कॉल्चिसिन और डिमिक्लोकॉल्चिसिन। व्हाट ड्रग आर यूजफुल फॉर एक्यूट अटैक ऑफ गाउट? फर्स्ट लाइन ड्रग कौन सा है? एनसेड्स, इंडोमेथासिन, फिनाइलब्यूटाजोन, नेप्रोक्सिन। कॉक्स-2 इनहिबिटर देंगे, सिलोकॉक्सिब, कॉर्टिकोस्टेरॉइड, प्रेडनिसिलॉन, हाइड्रोकॉर्टिसोन, नेचुरल अल्कलॉइड, कॉल्चिसिन और डिमिक्लोकॉल्चिसिन। प्रोफाइलैक्सिस के लिए रिडक्शन ऑफ यूरिक एसिड पूल करेंगे प्रोफाइलैक्सिस के लिए, और ड्रग जो है वो एलोप्यूरिनॉल और प्रोबेंसिड होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है नेम 2 ड्रग फॉर द क्रॉनिक गाउट। क्रॉनिक गाउट के लिए कौन सी ड्रग देंगे? वो ड्रग जो यूरिक एसिड की सेंसिस को कम करेंगे, जिसके अंदर है एलोप्यूरिनॉल, फिबुक्सोस्टैट। यूरिक एसिड की मेटाबोलाइजिंग ड्रग लाइक रेसोब्यूरिकेस यहाँ पे लिखी हुई है। इसके अलावा यूरिकोसूरिक एजेंट लाइक प्रोबेंसिड, एस्प्रिन, और एस्प्रिन जो है वो हाई डोज के अंदर देंगे, फिनाइलब्यूटाजोन और सल्फिनपायराजोन। कौन कौन से ड्रग देंगे? वो ड्रग जो यूरिक एसिड की सेंसिस को डिक्रीज करेंगे, एलोप्यूरिनॉल, फिबुक्सोस्टैट। यूरिक एसिड मेटाबोलाइजर रेसिब्यूरिकेस, यूरिकोसूरिक एजेंट प्रोबेंसिड, एस्प्रिन हाई डोजेस में, फिनाइलब्यूटाजोन और सल्फिनपायराजोन। 35 ईयर ओल्ड लेडी, यहाँ ओल्ड नोन गाउटी आर्थराइटिस का केस है, एक्सक्रीट कराना हमने यूरिक एसिड को, तो क्रॉनिक गाउट हो गया। क्रॉनिक गाउट के केस के अंदर हम यूरिकोसूरिक एजेंट, प्रोबेंसिड, फिनाइलब्यूटाजोन, सल्फिनापायराजोन। प्रोबेंसिड जो है वो हमारे पास कॉज करता है इनहिबिशन ऑफ प्रॉक्सिमल कॉन्वोलेटेड ट्यूब्यूल, रिजॉर्प्शन ऑफ यूरेट। जो प्रॉक्सिमल कॉन्वोलेटेड ट्यूब्यूल के अंदर यूरिक एसिड जो है वो वापस रीअब्जॉर्ब होता है, वो वहां से उसको नहीं एब्जॉर्ब होने देगा। इसके अलावा हाई डोज के अंदर एस्प्रिन देंगे जो कि रीअब्जॉर्प्शन कराएगा हमारे पास, और ट्यूबुलर रीअब्जॉर्प्शन के ऊपर यूरिकोसूरिया कराएगा। इसके बाद मैकेनिज्म ऑफ एक्शन ऑफ कॉल्चिसिन। कॉल्चिसिन जो है वो माइटोटिक स्पिंडल पॉइजन है। ये हमारे पास इंट्रासेलुलर प्रोटीन ट्यूबुलिन के साथ बाइंड करेगा, प्रिवेंट करेगा पोलिमराइजेशन उसकी माइक्रोट्यूब्यूल्स के अंदर। इसकी वजह से ल्यूकोसाइड की इनहिबिशन ऑफ माइग्रेशन हो जाएगी और फेगोसाइटोसिस की भी इनहिबिशन हो जाएगी। इसके अलावा इनहिबिशन ऑफ फॉर्मेशन ऑफ ल्यूकोट्राइन B4 एंड डिक्रीज फ्री रेडिकल फॉर्मेशन। फ्री रेडिकल नहीं बनेंगे, ल्यूकोट्राइन B4 नहीं बनेगा, ल्यूकोसाइड माइग्रेट नहीं होंगे, माइक्रोट्यूब्यूल की असेंबली नहीं होगी। रैशनल बिहाइंड द यूज ऑफ कॉल्चिसिन इन एक्यूट गाउट। एक्यूट गाउट के अंदर कॉल्चिसिन क्यों यूज करना है? सेम वही आंसर है कि हमारे पास ट्यूबुलिन प्रोटीन के साथ जो है वो बाइंड होगा, माइक्रोट्यूब्यूल नहीं बनने देगा, ल्यूकोसाइड की माइग्रेशन नहीं होने देगा, ल्यूकोट्राइन B4 और फ्री रेडिकल नहीं बनने देगा। एडवर्स इफेक्ट्स ऑफ कॉल्चिसिन, नॉजिया, वॉमिटिंग, डायरिया, एक्यूट इंटॉक्सिकेशन की वजह से हेमोरेजिक डायरिया, बोन मैरो स्प्रेशन, एलोपेशिया, प्रॉक्सिमल मायोपैथी। इसके अलावा मैकेनिज्म ऑफ एक्शन ऑफ एलोप्यूरिनॉल। एलोप्यूरिनॉल जो है वो ज़ैंथीन ऑक्सीडेज का इनहिबिटर है। ज़ैंथीन ऑक्सीडेज से ये बनाता है ऑक्सीप्यूरिनॉल या एलोज़ैंथीन, इरिवर्सिबल इनहिबिटर है। प्यूरिन से हाइपोज़ैंथीन बनता है, हाइपोज़ैंथीन से ज़ैंथीन। एलोप्यूरिनॉल जो है वो ज़ैंथीन ऑक्सीडेज को इनहिबिट करता है, जिसकी वजह से यूरिक एसिड नहीं बनता। प्यूरिन से हाइपोज़ैंथीन, ज़ैंथीन से ज़ैंथीन और उसके बाद यूरिक एसिड। इन दोनों केसेस के अंदर ज़ैंथीन ऑक्सीडेज एंजाइम होता है, ज़ैंथीन ऑक्सीडाइज को एलोप्यूरिनॉल इनहिबिट करता है और यूरिक एसिड नहीं बनता। यूजेस इसके हैं, गाउट के अंदर यूज होता है, एंटी प्रोटोजोल एजेंट्स के अंदर यूज होता है ये। इसके अलावा मैसिव यूरिकोसूरिया को प्रिवेंट करने के लिए ब्लड डिस्क्रेजिया की थेरेपी के अंदर। नेक्स्ट है व्हाट इज रैशनल फॉर द यूज ऑफ एलोप्यूरिनॉल। एलोप्यूरिनॉल का रैशनल क्या है? मैकेनिज्म ऑफ एक्शन बताना है। मैकेनिज्म ऑफ एक्शन के अंदर वही है कि ये प्यूरिन से यूरिक एसिड नहीं बनने देगा बाय इनहिबिटिंग ज़ैंथीन ऑक्सीडेज। एडवर्स इफेक्ट्स एलोप्यूरिनॉल के हाइपरसेंसिटिविटी है, एक्यूट अटैक ऑफ गाउट जो है मोर फ्रीक्वेंट हो सकता है, और जीआईटी के एडवर्स इफेक्ट्स आ सकते हैं, और वॉमिटिंग, बोन मैरो सप्रेशन हो सकता है। इसके अलावा नेक्स्ट क्वेश्चन है राइट ब्रीफली द एंटागनिस्ट एंटी गाउट मैकेनिज्म ऑफ एक्शन ऑफ कॉल्चिसिन। कॉल्चिसिन ट्यूबुलिन को इनहिबिट करता है, पोलिमराइजेशन माइक्रोट्यूब्यूल में नहीं होती, ल्यूकोसाइड माइग्रेट करते हैं, फेगोसाइटोसिस नहीं होती, ल्यूकोट्राइन B4 और फ्री रेडिकल कम हो जाते हैं। डीमार्ड बताने हैं, डीमार्ड की लिस्ट: मेथोट्रेक्सेट, सल्फासेलाजिन, ग्लूकोकॉर्टिकॉइड, गोल्ड सॉल्ट, पेंसिलामीन, लेफ्लुनामाइड, एंटीसिमेट, एंटानेरसेप्ट, इन्फिक्सिमैब, एनाकारा और हाइड्रोक्लोरोक्वीन। साइड इफेक्ट्स की अगर हम बात करें डीमार्ड की, तो मेथोट्रेक्सेट से बोन मैरो सप्रेशन, हेपेटाइटिस, लिवर फाइब्रोसिस, न्यूमोनाइटिस, लंग फाइब्रोसिस होती है। क्लोरोक्वीन से रेटिनोपैथी, सल्फासेलाजिन से मैरो सप्रेशन होती है, लेफ्लुनामाइड से बोन मैरो सप्रेशन होती है, डायरिया वगैरह होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है वुमेन जिसको एक्यूट गाउट का अटैक हुआ है, अब उसको इंडोमेथासिन दी है बाय फॉलोड बाय एलोप्यूरिनॉल। मैकेनिज्म ऑफ एक्शन दोनों ड्रग से बताना है। इंडोमेथासिन जो है वो प्रोस्टाग्लैंडिन सिंथेज को इनहिबिट करती है, जस्ट लाइक अदर एनसेड्स जैसे करती हैं,
और एस्प्रिन की तरह एस्प्रिन इज नॉट यूज क्योंकि वो हमारे पास यूरिक एसिड की डिटेंशन करा रही होती है। एलोप्यूरिनॉल क्या करता है, एलोप्यूरिनॉल प्यूरिन से यूरिक एसिड के अंदर जो कन्वर्जन होनी होती है बाय ज़ैंथीन ऑक्सीडेज को इनहिबिट कर देता है। व्हाई एलोप्यूरिनॉल इज गिवन ड्यूरिंग एन एक्यूट अटैक, नेम अनदर यूज ऑफ एलोप्यूरिनॉल अपार्ट फ्रॉम गाउट। एलोप्यूरिनॉल जो है वो एक्यूट अटैक, एलोप्यूरिनॉल वाज नॉट स्टार्टेड ड्यूरिंग एक्यूट अटैक क्योंकि ये it was thought that delaying of initiation of urate lowering agent could prevent change in serum uric acid level that might precipitate an acute attack substantially worsening ongoing gout। इसको इसलिए नहीं देते क्योंकि ऐसा लगता है कि ये हमारे पास जो है चेंज कर देगा सीरम यूरिक एसिड लेवल को और जो गाउट का अटैक है वो वर्सन हो जाएगा। इन एडिशन टू गाउट ये हमारे पास एंटी प्रोटोजोल एजेंट के अंदर यूज होता है और ब्लड डिस्क्रेजियस के अंदर यूज होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन लिस्ट 2 ड्रग्स दैट कैन कॉज हाइपरयूरिसीमिया, डायूरेटिक्स, सैलिसाइलेट्स, पायरिजिनामाइड और उसके अलावा इथाम्ब्यूटोल, निकोटिनिक एसिड, साइक्लोस्पोरिन। ये वो ड्रग्स हैं जो हाइपर यूरिसीमिया करा सकते हैं। नेक्स्ट है, एनुमरेट 4 ड्रग यूज्ड टू ट्रीट हाइपर यूरिसीमिया। ट्रीट के लिए एक्यूट गाउट के अंदर कौन सी होती हैं, एनसेड्स, कॉर्टिकोस्टेरॉइड, कॉल्चिसिन। क्रोनिक गाउट के अंदर फिबुक्सोस्टैट और सल्फासेलाजीन, सल्फिनपायराजोल या प्रोबेंसिड, एलोप्यूरिनॉल, ये यूज होती हैं। व्हाट इज मैकेनिज्म ऑफ एक्शन ऑफ एलोप्यूरिनॉल, एलोप्यूरिनॉल ज़ैंथीन ऑक्सीडेज इनहिबिटर है जिसकी वजह से यूरिक एसिड नहीं बनेगा। प्यूरिन से हाइपोजेंथीन, हाइपोजेंथीन से ज़ैंथीन, ज़ैंथीन से यूरिक एसिड। एडवर्स इफेक्ट्स, हाइपरसेंसिटिविटी हो सकती है, गाउट का अटैक ज़्यादा हो सकते हैं, जीआईटी के एडवर्स इफेक्ट्स आ सकते हैं, बोन मैरो सप्रेशन हो सकते हैं। इसके बाद ऑर्टिकॉइड के अंदर हिस्टामिनर्जिक आ जाएंगे। टाइप ऑफ हिस्टामिनर्जिक रिसेप्टर 4-5 तरह के होते हैं। H1 स्मूथ मसल के अंदर, H2 गैस्ट्रिक म्यूकोजा के अंदर, H3 प्री सिनेप्टिक ब्रेन के अंदर और H4 न्यूट्रोफिल इयोसिनोफिल CD4 सेल्स के अंदर। नेक्स्ट है क्लासिफिकेशन ऑफ एंटीहिस्टामिन। फर्स्ट जनरेशन, इसको याद करने के लिए पिप्राजीन डेरिवेटिव है सबसे पहले। नेक्स्ट है एथेनोलामीन, नेक्स्ट है इथाइलिन डायमीन, नेक्स्ट है फिनोलथायाजीन डेरिवेटिव, अल्काइलामाइंस और लास्ट है मिसलिनियस। जो पिप्राजीन डेरिवेटिव है उसमें हाइड्रोक्सीजीन, साइक्लिजीन, मैक्लिजीन। एथेनोलामीन डेरिवेटिव के अंदर डायमनहाइड्रीनेट, डाइफेनहाइड्रामीन। उसके बाद इथाइलिन डायमाइंस के अंदर पायरिलामीन और ट्राइपिलामीन। फिनोथाइजीन के अंदर प्रोमेथाजीन, एल्काइनामाइन के अंदर ब्रोमोफिनारामीन, क्लोरोफिनारामीन और मिसलिनियस के अंदर साइक्लोहेप्टेडीन। नेक्स्ट है हमारे पास सेकंड जनरेशन जो है वो पिप्रिडीन है, इसके अंदर है फैक्सोफेनाडीन और मिसलिनियस के अंदर सिट्राजीन, टेरिफेनाडीन, लोरेटिडीन। डिफरेंस बिटवीन फर्स्ट एंड सेकंड जनरेशन, फर्स्ट जनरेशन के अंदर एंटी मस्करीनिक इफेक्ट्स आते हैं, सेकंड के अंदर नो एंटी मस्करीनिक इफेक्ट। फर्स्ट जनरेशन ज़्यादा इफेक्टिव है, सेकंड कम है। फर्स्ट जनरेशन ब्लड ब्रेन बैरियर को क्रॉस कर सकती है, सेकंड नहीं कर सकती। फर्स्ट जनरेशन जो है वो ब्लॉक करती है हिस्टामिन सेरोटोनिन सोडियम चैनल को और सेकंड जो है वो सिर्फ हिस्टामिन को ब्लॉक करती है। फर्स्ट जनरेशन के टॉक्सिक इफेक्ट ज़्यादा है, सेकंड के कम है। एडिशनल एंटी एलर्जिक इफेक्ट्स जो हैं वो सेकंड के अंदर आते हैं, फर्स्ट के अंदर नहीं आते। थेरेप्यूटिक यूजेस ऑफ एंटीहिस्टामिन, एंटीहिस्टामिन्स जो हैं वो एलर्जिक डर्माटाइटिस, मोशन सिकनेस, वर्टाइगो, नोजिया, वॉमिटिंग, कफ। इसके अलावा स्कॉम्बराइड सिंड्रोम और एनाफाइलैक्सिस के अंदर यूज होते हैं। एडवर्स इफेक्ट्स क्या हैं, एडवर्स इफेक्ट्स के अंदर डिजीनेस, इंसोम्निया, टिनाइटिस, इनकोऑर्डिनेशन, फटीग वगैरह होती है, ढेर सारे हैं। नेम 4 डीमार्ट्स अलॉन्ग विद देयर मैकेनिज्म ऑफ एक्शन। एजाथायोप्रिन जो है वो 6 थायोगुआनिन को सप्रेस करती है और इस 6 आइनोसिनिक एसिड की सेंसिस, बी सेल, टी सेल का फंक्शन, इम्यूनोग्लोबुलिन का प्रोडक्शन, इंटरल्यूकिन की सिक्रीशन, इन सबको डिक्रीज करती है। साइक्लोफॉस्फामाइड क्रॉस लिंक कराती है डीएनए को और प्रिवेंट कराती है सेल रेप्लिकेशन को, जिसकी वजह से सप्रेस होता है टी सेल और बी सेल का फंक्शन। मेथोट्रेक्सेट, अमाइनो अमीडाजोल, कार्बोक्सामाइड, राइबोन्यूक्लियोटाइड, आइकार, ट्रांसफेरेज और थाइमिडिलेट सिंथेज, इन दोनों को इनहिबिट कराती है। इसकी वजह से हमारे पास इंट्रासेलुलर एएमपी की सिंथेसिस जो है वो इनहिबिट हो जाती है कम्पिटिटिवली और अकोमुलेशन होती है एएमपी की। एटीपी की सिंथेसिस इनहिबिट हो जाती है, एएमपी की अकोमुलेशन होती है, एएमपी जो है वो रिलीज होती है और कन्वर्ट होती है एक्स्ट्रासेलुलरली टू एडिनोसिन, जिसकी वजह से हमारे पास इन्फ्लेमेशन जो है वो प्रिवेंट होती है। साइक्लोस्पोरिन जो है वो जीन रेगुलेशन के थ्रू, जीन ट्रांसक्रिप्शन के थ्रू काम करती है, इंटरल्यूकिन 1-2 को इनहिबिट करती है, टी सेल इंटरैक्शन और टी सेल रिस्पॉन्सिवनेस को इनहिबिट करती है। नेम 3 डिफरेंट मैकेनिज्म बाय विच ट्रामाडोल एक्सर्ट्स इट्स इफेक्ट। ट्रामाडोल जो है वो एनाल्जेसिक है। नंबर 1 ये सेरोटोनिन के अपटेक को, रीअपटेक को ब्लॉक करती है। नंबर 2 नॉरएपिनेफ्रिन के ट्रांसपोर्टर फंक्शन को इनहिबिट करती है। नंबर
3 म्यू रिसेप्टर एगनिस्ट है, वीकली बाइंड करती है kappa और ओपियोइड रिसेप्टर को। क्वेश्चन नंबर 7 है 38 ईयर ओल्ड वुमेन प्रेजेंट्स विद कंप्लेन ऑफ बायलेटरल मॉर्निंग स्टिफनेस उसकी रिस्ट में। अब हमने रिमेटाइड आर्थराइटिस डायग्नोज हो गया, एनसेड्स स्टार्ट की हैं। इन्यूमरेट फार्माकोलॉजिकल एक्शन ऑफ एनसेड्स, एनसेड्स बहुत दफ़ा डिस्कस हो चुके हैं। इसके बाद हमारे पास अ पेशेंट एक्यूट गाउट है जो कि टेक कर रही थी एल्ब्यूमिन, एलोप्यूरिनॉल ले रही है और उसका ब्लड यूरिक एसिड जो है वो फिर भी रिमेन है हाई। क्यों? नेम द ड्रग जो कि इसके मैकेनिज्म ऑफ एक्शन, नेम दिस ड्रग अलॉन्ग विद देयर मैकेनिज्म ऑफ एक्शन। यूरिकोसोरिक एजेंट्स जो हैं उनको मैकेनिज्म ऑफ एक्शन बताने, एडवर्स इफेक्ट्स बताने। प्रोबेंसिड जो है वो हमारे पास ब्लॉक करती है एक्शन ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑर्गेनिक एसिड्स बाय ब्लॉकिंग OATP, ऑर्गेनिक एनाइन ट्रांसपोर्टिंग पॉलीपेप्टाइड रिसेप्टर, जिससे इनहिबिट होता है, जिससे यूरिक एसिड की रीअब्जॉर्प्शन इनहिबिट होती है। टॉक्सिसिटी ऑफ प्रोबेंसिड के वजह से डिस्निया, रैशेस हो सकते हैं, हाइपर सेंसिटिविटी हो सकती है, टॉक्सिक डोजेस के अंदर रेस्पिरेटरी फेलियर हो सकता है। नेक्स्ट ड्रग है सल्फिन पायराजोन। सल्फिन पायराजोन जो है वो उसका एंटी इन्फ्लेमेटरी एनाल्जेसिक एक्टिविटी नहीं है, ये सिर्फ गाउटी इन्फ्लेमेशन के लिए यूज़ होती है। मैकेनिज्म ऑफ एक्शन ये है कि ट्यूबुलर रीअब्जॉर्प्शन ऑफ यूरिक एसिड को इनहिबिट करती है। ऑल्सो ये इनहिबिट करती है प्लेटलेट एग्रीगेशन को। इसका पायराजोलोन डेरिवेटिव है और फिनाइल ब्यूटाजोन से साथ रिलेटेड है। एडवर्स इफेक्ट्स के अंदर कन्वल्जन, कोमा, एमनीजिया आता है, रैशेज आते हैं, हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन आता है और गैस्ट्रिक इरिटेशन। इनलिस्ट 4 डीमार्ड विद देयर मैकेनिज्म ऑफ एक्शन। एजाथायोप्रिन जो है वो हमारे पास 6 थायोगवानीन का मेटाबोलाइट है। 6 थायोगवानीन सप्रेस करता है आइनोसिनिक एसिड की सेंसेस को, बी सेल, टी सेल के फंक्शन को, इम्यूनोग्लोबुलिन को, इंटरल्यूकिन 2 को। साइक्लोफॉस्फेमाइड जो है वो क्रॉस लिंक कराता है DNA के अंदर, जिसकी वजह से सेल की रेप्लिकेशन ख़राब होती है, सप्रेस होते हैं T और B सेल। मैथोट्रेक्सेट जो है वो अमाइनो अमीडाजोल डाइकार्बोक्सिलामाइड राइबोन्यूक्लियोटाइड आइकार ट्रांसफॉर्मेलेज थाइमिडिलेट सिंथेज को इनहिबिट करता है, जिसकी वजह से ATP नहीं बनती। ATP जिसकी वजह से इंटरसेलुलरली जो है वो इनहिबिट होती है AMP डीएमाइनेज, जिससे AMP ने टूटना होता है। AMP की कम्युलेशन होगी, वो बाहर निकलेगा सेल से बाहर निकल के एडिनोसिन में कन्वर्ट होगा, जो कि पोटेंट इनहिबिटर है इन्फ्लेमेशन का। इससे नेक्स्ट है हमारे पास साइक्लोस्पोरिन जो है वो रेगुलेशन ऑफ जीन ट्रांसक्रिप्शन के ज़रिए इंटरल्यूकिन 1-2 को इनहिबिट करता है, जिससे T सेल B सेल जो हैं वो नहीं करते। इसके बाद फिर से क्वेश्चन है एस्पिरिन का सारा इफेक्ट एक्सप्लेन हो चुका हुआ है, बस ये लास्ट क्वेश्चन था एस्पिरिन वाला।